हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग औद्योगिकरण का युग अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिकरण का सामान्य से अर्थ होता है कि जब उत्पादन प्रक्रिया घरेलू स्तर पर न होकर बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में संपन्न की जाने लगे और जहां पर उत्पादन बृहद स्तर में हो तो उसे औद्योगिकरण का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, औद्योगिकरण का जो आरंभ है वो इंग्लैंड से हुआ था और इंग्लैंड से निकल के औद्योगिकरण जो है पूरी दुनिया में फैला है। आपके अध्याय में यहाँ पर एक कहानी बताई गई है और ये कहानी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी की एक म्यूजिक किताब थी, उसके बारे में दी गई है कि ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी और इसके कवर पेज पर इन्होंने एक फोटो दिया था जिसमें यहाँ पर दर्शाया गया था कि नई सदी का उदय हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा जो किताब जारी की गई थी उसका कवर पेज यहाँ पर दिया गया है। इसके कवर पेज पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक महिला आप दिखाई दे रही है आपको। महिला का एक पैर जो है आप देख पा रहे हैं एक पहिए पर टिका हुआ है और पहिए के बिंग लगे हुए हैं, यानी पहिए के पंख लगे हुए हैं। महिला के हाथ में एक मसाल टाइप है और इधर उधर आप साइड में देख पा रहे हैं उस समय जो भी आविष्कार हुए थे वो आविष्कार दर्शाए गए हैं। यानी इस विज्ञापन के जरिए, इस चित्र के जरिए ये कंपनी दर्शाना चाह रही है कि अब एक नई सदी का उदय हो गया है और नई सदी के उदय में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं। उसी समय पूर्व को लेकर, खास करके एशिया को लेकर जो पश्चिम के देश थे यानी ब्रिटेन वगैरह जो थे, उनके मन में यह अवधारणा थी कि पूर्व के देश जो हैं ये पूर्व आधुनिक हैं, इनके पास ना ही कोई नया ज्ञान है ना ही कोई आविष्कार करने की क्षमता है, तो उन्हें इन्होंने प्राच्य का नाम दिया, यानी ओरिएंट का नाम दिया। उनकी नज़र में ये था कि भूमध्य सागर के पूर्व में जो भी देश हैं वो प्राच्य हैं, ओरिएंट हैं। इनके पास ना तो तकनीकी ज्ञान है, ना ही नया आविष्कार करने की क्षमता है, ना ही नया कौशल है। यानी ये लोग रहस्यमय टाइप के लोग हैं और ये अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं में खोए हुए हैं। इन्होंने कुछ विज्ञापन भी जारी किए, वो विज्ञापन मैंने यहाँ तो नहीं लगाए हैं, आपकी किताब में दिए गए हैं। कुछ विज्ञापनों में इन्होंने दर्शाया है कि पूर्व के जो देश हैं वहाँ पर अलादीन के चिराग को दर्शाया है और अलादीन के चिराग से जो है चीज़ों के आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शहर आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं। इन लोगों की इमेजिनेशन के आधार पर पूर्व के लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं। उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल और केवल अपना जो भी रहस्यमय ज्ञान है उसी में अभी तक भटक रहे हैं। जबकि उन्होंने पश्चिम के विज्ञापन उसके पैरेलल में दिखाए। उन विज्ञापनों में दिखाया कि जो पश्चिम के लोग हैं वो लगातार तरक्की कर रहे हैं, मजदूर मेहनत कर रहे हैं, तब नई नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। नहीं, पश्चिम जो है पूरी तरह से आविष्कारों पर आधारित है, नए ज्ञान पर आधारित है, तकनीक पर आधारित है। जबकि जो पूर्व के लोग हैं, जो प्राच्य कंट्री हैं, वो केवल और केवल चमत्कारों पर निर्भर कर रहे हैं। तो ऐसे करके इन्होंने इनकी खिल्ली उड़ाई है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से पहले के उद्योगों की स्थिति बताई गई है। जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हैं, औद्योगिकरण का आरंभ जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना के साथ होता है। हालांकि इंग्लैंड और यूरोप में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन आरंभ हो गया था और इतिहासकार जो है औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण आरंभ नहीं हुआ था उससे पहले ही बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होने लगा था और ऐसा उत्पादन जो उस समय घरेलू स्तर पर और लघु और कुटीर उद्योग स्तर पर हो रहा था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में शहरों में शहरी दस्तकारी, देखिए शहरी दस्तकारी में कौन आते हैं, बुनकरों के संगठन हैं या फिर जो बर्तन बनाने वाले पॉटर वगैरह इनके संगठन हैं। तो शहरी दस्तकारी के संगठन बने हुए थे और यहाँ पे व्यापारिक संगठन थे। व्यापारिक संगठन का मतलब जो भी लोग इनके व्यापार में शामिल थे, जो भी दूर दराज देशों में इनके सामानों का व्यापार कर रहे थे, जैसे कि बर्तनों का व्यापार है, कपड़ों का व्यापार है, तो वो व्यापारिक संगठन थे। तो उनको व्यापारिक गिल्ड्स कहा जाता था। तो ये लोग जो हैं शहरों में सक्रिय थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, यानी गिल्ड से जुड़े हुए जो भी उत्पादक हैं वो नए नए कारीगरों को ट्रेनिंग देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे कि कितना सामान तैयार करना है, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। क्योंकि शहरों में गिल्ड्स जो थे बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, यानी इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। क्योंकि इन्हें स्थानीय शासकों से संरक्षण प्राप्त था, इसी वजह से शहरों में इनकी मनमानी चलती थी और ये नए व्यापारियों को शहरों में व्यापार करने से रोकते थे।
तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से जो नए व्यापारी हैं, क्योंकि शहरों में गिल्ड्स सक्रिय हैं, तो गिल्ड्स में जो पुराने वाले जो व्यापारी हैं वही वहाँ पे उनका वर्चस्व बना हुआ है, तो नए व्यापारी वहाँ पे अपने पाँव नहीं पसार सकते हैं। तो ऐसे में नए व्यापारी जो है शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गाँव की तरफ जाने लगे हैं। अब देखिए उसी समय इंग्लैंड के गाँव की स्थिति क्या थी। उस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले इंग्लैंड में खुले हुए खेत होते थे जिनको कॉमन्स कहा जाता था। तो कॉमन्स में जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उस पर आसानी से अपनी फसल वगैरह उगाते थे, उनका इस्तेमाल करते थे और उनसे अपनी आजीविका चलाते थे। जब यहाँ पर कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी तो छोटे किसान हैं यानी कॉटेजर और जो गरीब किसान हैं बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे, क्योंकि भाई जो खुले खेत थे बाड़ाबंदी कर लिए गए हैं, अब इनसे वो ना तो फसल पैदा कर सकते हैं ना ही इनके उत्पादों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जब ये नए व्यवसायी, नए व्यापारी गांव की तरफ गए हैं, इन्होंने रकम की पेशगी की है गांव वालों से, तो गांव वाले बुनकरों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इन शहरी सौदागरों के लिए माल तैयार करने के लिए रेडी हो गए हैं। सौदागर जो है रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। देखिए इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी जो है स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। स्टेपलर्स कौन होते हैं? स्टेपलर्स के बारे में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो रेसों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है, छांटता है, उसे स्टेपलर कहा जाता है। देखिए स्टेपलर से जो धागा मिलता था उसे बुनकरों या फुलर का मतलब होता है चुन्नटों के सहारे किसी कपड़े को इकट्ठा करना, उसे फुलर्स कहते हैं। उसके बाद जो धागा जो बुनकरों के पास, फिर फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। बुनकर का क्या काम होता है? बुनकर जो धागे से कपड़ा तैयार करता है, फुलर जो है कपड़े को समेटता है, उसको कह सकते हैं तह बना के रखता है। रंगसाज जो कपड़े को रंगता है। लंदन में कपड़ों की फाइनली फिनिशिंग होती थी, फिनिशिंग का मतलब अंतिम रूप दिया जाता था। इसके बाद निर्यातक जो है व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे और इस आदि औद्योगिक व्यवस्था पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय यहाँ पर घरों में होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आदि औद्योगिकरण वाली व्यवस्था थी वो अधिकांश व्यवस्था घरों से संचालित हो रही थी, वहाँ पे लघु और कुटीर उद्योग स्तर पर उत्पादन हो रहा था। यहाँ पे देखिए कार्डिंग का मतलब भी बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है उसे कार्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कारखानों का उदय कैसे हुआ है। देखिए इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा जो है ये 18वीं सदी के आखिर में हुआ है। उस समय जो भी कारखाने स्थापित किए गए थे वो कॉटन के कारखाने थे, कपड़े बनाने वाले मिल थे। तो कपास जो है नए युग का पहला प्रतीक थी। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था, जो कि 1787 में पहुंचकर आयात जो है 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, औद्योगिकरण की स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो मिल या फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं वो कॉटन की स्थापित की गई हैं। तो यहाँ पे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो ब्रिटेन है वो 25 लाख पाउंड कपास को आयात कर रहा है, कच्चे कपास को। 1787 तक इसकी संख्या जो है आयात की 220 लाख पाउंड पहुंच गई है, यानी यहाँ पर कॉटन के कारखानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ 18वीं सदी में ऐसे कई आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी थी, क्योंकि यहाँ पे लगातार आविष्कार हो रहे थे। तकलियों का आविष्कार हुआ, यानी कि जो एक साथ तकली घुमाने की मशीन है उसका आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, तो बहुत सारे आविष्कार हो रहे थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी। ये सूती कपड़ा मिल कैसे तैयार होगा इसकी रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। देखिए पहले के समय में क्या होता था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले के समय में जो कपड़ा तैयार होता था उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कपड़ा तैयार कैसे होता है। जो भी कॉटन या ऊन होती है सबसे पहले उससे तंतु बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है ना। धागा के बाद फिर क्या होता है, धागा बनाने के बाद धागा जो है अगले चरण पे पहुंचाया जाता है। धागे से फिर कपड़ा तैयार होता है ना, और कपड़े को फिर रंगा जाता है। बाद में उसकी पैकिंग वगैरह होती है। तो ये सभी काम अलग अलग होते थे। धागा कहीं और बन रहा है, कपड़ा कहीं और तैयार हो रहा है, रंगाई कहीं और हो रही है। पहले यही सब काम घरेलू स्तर पर अलग अलग होते थे, लेकिन जब फैक्ट्रियां स्थापित हो गई हैं तो सारी प्रक्रियाएं एक ही छत के नीचे एक ही मालिक के हाथों में आ गई हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी रखना, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रख पाना संभव हो पाया है। और इसकी वजह से कपड़ों की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आया है और जो लागत है उसमें भी कमी आई है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। देखिए कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। जैसा कि आपको अभी बताया है कि औद्योगिकरण की स्टार्टिंग जो है कपास इंडस्ट्री से हुई है। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग जो है कपास से भी आगे निकल गए हैं। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था
कि 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से इसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था, और रेलवे का विस्तार होने से लोहा और स्टील की जो जरूरत थी वो तेजी से बढ़ने लगी थी। यही वजह है कि अब लोहा और स्टील उद्योग पर फोकस किया जाने लगा है। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य जो है कपास निर्यात के मूल्य से दोगुना हो गया था, क्योंकि लोहा और स्टील जो है ये अवसंरचना निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, और लगातार उद्योग धंधों के विस्तार के लिए, उपनिवेशों के विस्तार के लिए वहाँ पर रेलवे का विस्तार किया जा रहा था, और रेलवे में लोहे की जरूरत थी। इसी वजह से लोहा और स्टील उद्योग पर फोकस किया जा रहा था, और लोहा और स्टील उद्योग जो है बाद के समय में जो है कपास उद्योग से भी आगे निकल गया है। 19वीं सदी की अगर आखिर में बात की जाए तो यहाँ पर जो औद्योगिक मजदूरों की संख्या थी वो करीब 20% थी। यानी यहाँ पर जितने भी मजदूर थे उनमें से केवल 20% मजदूरी औद्योगिक स्तर पर शामिल थे, बाद बाकी 80% मजदूर अभी भी घरेलू स्तर से ही उत्पादन कर रहे थे। कपड़ा उत्पादन का बड़ा हिस्सा जो है कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। नहीं, भले औद्योगिक स्टार्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी कपड़ा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जो था अभी भी परंपरागत रूप से तैयार हो रहा था। साथ ही साथ जो परंपरागत उद्योग थे जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम जैसे बहुत सारे जो गैर मशीनी क्षेत्र हैं, इनमें भी जो भी तरक्की हो रही थी वो छोटे छोटे आविष्कारों का परिणाम थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे छोटे छोटे आविष्कार हो रहे थे। आविष्कार होने की वजह से जो अन्य परंपरागत उद्योग हैं उनमें भी तरक्की हो रही थी। जो भी प्रौद्योगिकी बदलाव थे उनकी गति धीमी थी। गति धीमी होने का मतलब यह है कि नई टेक्नोलॉजी को हर कोई अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो थी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन जो है उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया है। हालांकि सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था, क्योंकि जैसा हमने बताया है कि प्रौद्योगिकी बदलाव की जो गति थी वो धीमी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो थी, नई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी थी और हर कोई इसे लगाने के फेवर में नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के इंजन सिर्फ 321 थे। देखिए, साथ ही साथ और भी यहाँ पर दिक्कत ये थी कि नई टेक्नोलॉजी आने से यहाँ के जो वर्कर्स थे उनको अपनी नौकरी छीनने का भय था। तो इस वजह से नए टेक्नोलॉजी के विरोध में यहाँ के वर्करों ने पुरजोर विरोध किया है। कई जगह स्थिति ऐसी देखी गई है कि यहाँ के जो वर्कर हैं, यहाँ के जो श्रमिक हैं, उन्होंने तमाम मशीनों को क्षति पहुँचाई है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी नौकरी छिन जाएगी। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन की जो कॉमन श्रम की बाड़ाबंदी कर दी गई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, तो यहाँ पर मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। बहुत सारे उद्योग यहाँ पर ऐसे थे, यहाँ पर श्रमिकों की जो डिमांड थी मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती। मौसमी आधार का मतलब कुछ उद्योग ऐसे थे, सीजनल उद्योग थे, जो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही चलते थे, बाद बाकी साल नहीं चलते थे। तो ऐसे में उनमें जिस समय सीजन चलता था उस समय उनमें मजदूरों की भरमार होती थी, और बाद बाकी समय में उनके जो मजदूर होते थे वो बेरोजगार या बेकार बैठते थे। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ पर उद्योगपति जो है मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे, क्योंकि मशीनें रखेंगे तो मशीनों से प्रोडक्शन पूरे साल करना पड़ेगा, तभी उत्पादन की लागत निकल पाएगी। और मजदूर रखेंगे तो मजदूरों का फायदा ये है कि हमने 3-4 महीने काम कराया, बाद बाकी महीनों में मजदूरों की छुट्टी कर दी, तो ऐसे करके हमने अपनी जो कॉस्ट है उसमें कटिंग कर ली। तो यहाँ पर ऐसे उद्योग जो कि मौसमी थे, वहाँ पर उद्योगपति मशीनें नहीं लगाते थे, बल्कि मजदूरों से ही काम ले रहे थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से तैयार किए जा सकते थे, जैसे कि यहाँ बताया गया कि विक्टोरिया कालीन जो ब्रिटेन है, इसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं, यानी कुलीन और पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, ये हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथों से बनी चीज़ों को प्रायोरिटी देने का रीज़न ये था कि हाथों से बनी जो चीज़ें थी वो गुणवत्ता में अच्छी थी। जैसे कुछ बारीक नक्काशी है, बारीक कोई कढ़ाई का काम है, वो मशीनों पे संभव नहीं है, ये सब काम हाथ से ही संभव है। तो यहाँ के जो कुलीन और पूंजीपति वर्ग हैं वो अभी भी हाथों से बनी चीज़ों को ही प्रायोरिटी दे रहे थे। मशीनों से बनने वाले जो उत्पाद हैं, चूँकि वो गुणवत्ता की दृष्टि से हाथों की तुलना में निम्न थे, इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा उनमें डिजाइनिंग वगैरह भी नहीं थी, तो ऐसे उत्पाद जो थे उपनिवेशों में निर्यात कर दिए जाते थे। अब यहाँ पे बताया गया कि मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी। चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार थे, तो लोग गाँव से पलायन करके शहरों में रोजगार की तलाश में आ रहे थे, तो श्रम की बहुतायत होने की वजह से मजदूरों की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था, तो ऐसे में जो लोग गांव छोड़कर शहरों में आ जाते थे, अब उनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही कोई अस्थायी निवास है जहाँ पर वो टिक सकें। तो वो लोग क्या करते थे, जहाँ भी खाली स्थान मिलता था, जैसे कि पुलों के नीचे है, या फिर जो सरकारी रैन बसेरे बनाए गए थे, या फिर अस्थायी रूप से अपना टेंट वगैरह लगा के रहने लगते थे। मौसमी उद्योगों में कामगारों को बीच बीच में बहुत सारे समय तक खाली बैठना पड़ता था, क्योंकि मौसमी उद्योगों में जो है
पूरे साल तो काम होता नहीं है, कुछ समय काम होता है। तो ऐसे में बहुत से लोग जो थे कुछ समय काम करते थे, बाद बाकी समय बेरोजगार हो जाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, हालांकि इससे मजदूरों की जो हालत है उसमें इजाफा नहीं हुआ। जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी हैं तो मजदूरों की जो आय है इसके वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई है। देखिए, जिस समय नेपोलियन युद्ध कर रहा था उस समय क्या था, मजदूरों की सैलरी तो फिक्स थी कि सैलरी तो उन्हें फिक्स मिलेगी। अब लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सामान जो लगातार महंगा होता जाता है, तो उनकी सैलरी तो नियत है भाई। मान लीजिए किसी को 100 रुपये मिल रहा है, तो युद्ध के दौरान जो आटा है, आटा भी महंगा हो गया है, अन्य जो खाद्य पदार्थ है वो भी महंगे हो गए। अब उसकी सैलरी केवल 100 रुपये है, तो कैसे काम चलाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर युद्ध के दौरान कीमतें तो तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन मजदूरों के जो वास्तविक मूल्य है इसमें भारी कमी आई है, क्योंकि मजदूरों की जो चीज़ों को खरीदने की क्षमता थी वो लगातार कम होती जा रही थी। मजदूरों की जो औसत दैनिक आय है ये इस बात से तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मंथली बेस पर रखे गए हों, वो कितने घंटे कितने दिन काम कर रहे हैं उस आधार पर उनका भुगतान होता था। 1830 के दशक में आई आर्थिक महामंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की जो संख्या थी ये विभिन्न देशों में 35 से लेकर 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगार की आशंका की वजह से क्या होता था, कई जो मजदूर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई मजदूर जो थे नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इन मशीनों की वजह से उनका रोजगार छिन रहा है, इन मशीनों के आने की वजह से वो बेरोजगार हो गए हैं। तो जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जैसी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया था तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतों ने इस तरह की मशीनों पर हमला कर दिया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको नष्ट कर दिया। देखिए, स्पिनिंग जेनी में क्या था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, और इसमें केवल एक ही पहिया होता था। एक ही पहिया घुमाने वाला जो मजदूर है एक साथ बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई सारे धागे बन जाते थे। पहले क्या होता था, पहले आप जानते हैं मैनुअली पहले क्या करती थी, जो भी चरखा वगैरह होता था, चरखा वगैरह पर केवल एक तकली होती थी। तो एक तकली पर एक महिला एक टाइम में एक ही गुल्ला बना सकती थी, एक ही धागे का जो रोल है तैयार कर सकती थी। लेकिन जो स्पिनिंग जेनी है इसके आने से क्या हुआ है कि एक साथ कई सारे धागे के रोल तैयार किए जा सकते हैं। तो कई महिलाएं इस बात से चिड़ी हुई थी कि इनका रोजगार छिन गया है। चूंकि अब यहां पर शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, शहरों में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, तो शहरों में निर्माण की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। इन शहरी अवसंरचना पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या जो थी 1840 के दशक से दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर से दोगुना हो गई थी, क्योंकि लगातार शहरी अवसंरचना को सुधारा जाना भी जरूरी था ताकि जो नए लोग हैं उनको भी आश्रय यहां पर मिल सके। उपनिवेशों में औद्योगिकरण और भारतीय कपड़े का युग, यानी यहां पे बताया गया कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ यहां पे भारतीय कपड़े का युग बताया गया कि भारतीय कपड़ा किस समय तक इसका बोलबाला रहा है, कब भारतीय कपड़े की चमक फीकी पड़ी है, वो भी यहां पे कहानी बताई गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मशीनी उद्योग है इसके युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा था, क्योंकि उस समय पूरे दुनिया में भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यूरोप में एक समय स्थिति ऐसी थी कि जो भी एलिट क्लास के लोग थे, जो भी उच्च वर्ग के लोग थे, उनके घर में कोना कोना जो है भारतीय कपड़े से सजा हुआ था। भारत में पैदा होने वाला जो कपास था ये महीन किस्म का था, जबकि बाद बाकी दुनिया में जो है कपास जो होता था वो मोटा किस्म का होता था। तो इसी वजह से महीन किस्म का कपास होने की वजह से यूरोप में भारतीय कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ हमारा खूब व्यापार चलता था। देखिए, निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर भी सक्रिय थे, क्योंकि उस समय जो कपड़े का एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसमें बहुत सारे व्यापारी भी लगे हुए थे, बैंकर लगे हुए थे। तो बैंकर और व्यापारी क्या करते थे, ये सौदागर जो बुनकरों को पेशगी देते थे और बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, और बंदरगाहों से वो कपड़ा जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निर्यात किया जाता था। 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने से भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था, क्योंकि अब यहाँ पर औपनिवेशिक ताकतों ने अपनी एंट्री कर दी है। तो औपनिवेशिक ताकतों ने क्या किया है कि जो भारतीय व्यापारी या भारतीय बैंकर यहाँ पे सक्रिय थे उनको धकेलना स्टार्ट कर दिया है, उनको पीछे हटाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो औपनिवेशिक शासक हैं वो व्यापार में अपनी जगह बना सकें। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था, जो कि 1740 के दशक तक गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। इसका रीजन यही था कि जो औपनिवेशिक शासक आए हैं इन्होंने भारतीय जो व्यापारी हैं या भारतीय बैंकर वगैरह हैं
इनको एकदम से साइड में कर दिया है। पुराने जो बंदरगाह थे, यानी पुराने बंदरगाह में सूरत और हुगली बंदरगाह आते थे, अब इनकी चमक फीकी पड़ गई है और इनके जगह पर जो नए बंदरगाह जो कि औपनिवेशिक शासकों ने स्थापित किए थे, बंबई और कलकत्ता बंदरगाह, इनका महत्व बढ़ गया है और इनका बढ़ता महत्व जो है औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। अब देखिए यहाँ पर बुनकरों की बात की गई है कि भारतीय बुनकरों का क्या हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शासकों से रियायतें लेकर, स्थानीय शासकों से छूट लेकर स्थानीय स्तर पर अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि स्टार्टिंग में इनकी मंशा ये नहीं थी कि ब्रिटेन के बने हुए उत्पादों को भारत में बेचें। स्टार्टिंग में इनकी मंशा यही थी कि जो भारतीय कपड़ा है इसको यहाँ से खरीद कर ये अपने देश के लिए निर्यात कर दें और अपने देश में जाकर उसका व्यापार करें। स्टार्टिंग में इनकी ऐसी मंशा थी, क्योंकि यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इस वजह से ये चाहते थे कि जो भारतीय कपड़े का निर्यात है वही किया जाए। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ जो स्थानीय व्यापारी हैं ये भी होड़ में रहते थे। यानी यहाँ पर केवल और केवल औपनिवेशिक शासकों में केवल ब्रिटिश लोग ही नहीं थे, बल्कि अन्य शक्तियाँ भी यहाँ पे काम कर रही थी। यहाँ पे फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, इसके अलावा स्थानीय व्यापारी भी थे। वो भी ये चाह रहे थे कि हमारे स्थानीय स्तर पर हमारे लिए बुनकर कपड़े का उत्पादन करें और उसको हम यूरोप जैसे देशों में निर्यात कर पाएँ। फलस्वरूप क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी है और ये काम जो कई चरणों में इन्होंने किया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के लिए और बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की है। यानी इनका टारगेट ये था कि जो कपड़ा व्यापार में जो भी सक्रिय व्यापारी दलाल हैं इनको खत्म किया जाए और बुनकरों को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए अपने वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए हैं, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। यानी गुमास्ता इनके वो एजेंट थे जो कि बुनकरों की निगरानी करते थे, उनसे माल को कलेक्ट करते थे और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुमास्ता कौन थे, तो आप लोग बता देंगे गुमास्ता वो एजेंट या वो वेतनभोगी कर्मचारी थे जो कि बुनकरों पर निगरानी रखते थे। दूसरा इन्होंने क्या किया है, जो भी बुनकर कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज इनसे लेते थे, उन्हें अपना बनाया हुआ माल या बनाया हुआ कपड़ा जो है गुमास्ता को ही देना पड़ता था। यानी वो किसी अन्य व्यापारी को अपना कपड़ा नहीं बेच सकते थे, क्योंकि इन्होंने शर्तें ऐसी रखी थी कि भाई अगर आप हमसे कर्ज ले रहे हैं तो अपना जो भी तैयार माल है वो हमें ही बेचेंगे। और इसमें भी ये क्या करते थे कि जो भी तैयार माल है उसकी कीमत अपने हिसाब से तय करते थे। उसकी कीमत तय करने का अधिकार बुनकर को नहीं था, यही लोग तय करते थे कि हम इसका इतना रुपए देंगे। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार कर लेते थे। तो चूंकि यहाँ पर भाई उस समय खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो नहीं रहा था, किसान गरीब थे, तो किसानों को लग रहा था कि भैया जहाँ पे अंग्रेज जब आए हैं, अंग्रेज ऑफर दे रहे हैं कि हमसे पेशगी ले लो और हमारे लिए उत्पादन करो, तो तमाम जो भारतीय बुनकर हैं उन्होंने इनसे पेशगी ले ली है। तो पेशगी लेने के चलते अब वो खेती बाड़ी छोड़कर केवल और केवल उत्पादन में लग गए, केवल कोई बुनकरी के काम में लग गए हैं। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गाँव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगीं। टकराव की खबरें आने का रीजन ये था कि क्योंकि जो भी गुमास्ता वगैरह थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। क्योंकि गुमास्ता जो थे वो बाहर के लोग थे। गुमास्ता जो थे वो ना तो शहरी थे और ना ही गांव में रहने वाले छोटे मोटे दलाल या व्यापारी, वो बाहर के लोग थे। अंग्रेजों ने उन्हें अपने लिए रखा था। तो गुमास्ताओं को बहुत ज़्यादा गाँव वालों से या बुनकरों से लगाव नहीं था। गुमास्ता बहुत ज़्यादा र्यूडली व्यवहार करते थे। यानी यहाँ पे बताया भी गया है कि वे दमपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर उनके साथ मारपीट करना, कोड़े बरसाना, ऐसा दंड देते थे। अब देखिए स्थिति ये बन गई थी, अब बुनकर ना तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे, क्योंकि बुनकरों ने इस अंग्रेजी सरकार से कर्जा लिया है। इसी वजह से ये लोग केवल गुमास्ता को ही अपना कपड़ा दे सकते थे और गुमास्ता जो भी रेट फिक्स करते थे उसी रेट पर उन्हें अपना कपड़ा बेचना होता था। तो ऐसे में बहुत सारे बुनकर जो थे इनके भय से, इनके आतंक की वजह से अपने काम को छोड़कर अन्य गांव में चले गए। कुछ समय के बाद बहुत सारे बुनकरों ने कर्जा लौटाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए हैं और फिर से खेतों में मजदूरी करने लगे हैं। अब है भारत में मैनचेस्टर का आना। देखिए मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन का एक शहर है और यहाँ से औद्योगिक आरंभ हुआ था। यानी यहाँ पर कपड़ा मिलों की बहुतायत थी। बृहद स्तर पर मैनचेस्टर में कपड़े का उत्पादन हो रहा था। उस समय भारत की स्थिति की बात करें तो 1811-12 में सूती माल का हिस्सा जो है कुल निर्यात में 33% था। यानी एक समय भारत में जो भी निर्यात सामान किया जा रहा था उसमें अकेले 30 से 33% हिस्सा जो है सूती कपड़े का था।
1850-51 में ये मात्र 3% रह गया है। इसका रीजन ये है क्योंकि मैनचेस्टर में बड़े पैमाने पर कपड़ा उत्पादन आरंभ हो गया था। इसी वजह से यूरोप में या ब्रिटेन में कपड़े की डिमांड घट गई थी और अब भारत का जो कपड़ा का निर्यात है वो भी लगातार गिरता जा रहा था। इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने सरकार पर यह दबाव डाला है कि वे आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे कि मैनचेस्टर में बने कपड़े भारी प्रतिस्पर्धा के लिए बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक समय इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब चूंकि मैनचेस्टर में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित होने लगे हैं, बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन होने लगा है, तो वहाँ के जो उद्योगपति हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सरकार पे दबाव डालना स्टार्ट किया है और ये कहा है कि अब आप लोग भारत से आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क वसूलेंगे ताकि हम अपना जो कपड़ा है वो आसानी से इस मार्केट में बेच सकें। क्योंकि भारतीय कपड़ा जो होता है उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था, उसकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इस वजह से सरकार के दबाव में आकर सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर भारतीय कपड़े पर भारी आयात शुल्क लगा दिया है। आयात शुल्क लगाने की वजह से ब्रिटेन पहुँचते पहुँचते भारतीय कपड़ा काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता था। तो महंगा होने की वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो इसको नहीं खरीदना चाह रहे थे, वो फिर मैनचेस्टर में बना कपड़ा वही खरीद रहे थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचें। यानी यहाँ के जो उद्योगपति हैं उन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी ये प्रेशर डाला है कि आप जो ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा है ये भारतीय उपनिवेश में जाकर बेचें। 1850 तक आते आते सूती का आयात जो है भारतीय आयात में 31% हो चुका था। यानी पहले एक समय हम लोग अपना जो निर्यात कर रहे थे उसमें 30 से 33% सूती कपड़े को निर्यात कर रहे थे। अब स्थिति ये बन चुकी थी कि हम लोग उल्टा है ब्रिटेन से कपड़े को आयात करने लगे हैं। और यहाँ पे बताया गया 1850 तक आते आते सूती कपड़े का जो आयात है ये भारतीय आयात का 31% हो चुका था। 1870 तक आते आते ये आंकड़ा जो 50% से ऊपर चला गया था। इसके कई सारे रीजन थे। इसका पहला रीजन ये था कि जिस तरह से इन्होंने बुनकरों के साथ व्यवहार किया था उसकी वजह से बड़ी संख्या में बुनकर अपना रोजगार छोड़ चुके थे और अब वो मजदूर बन चुके थे। तो हमारे यहाँ पर उत्पादन लगभग बंद हो चुका था। उत्पादन बंद होने की स्थिति में मैनचेस्टर में उत्पादन आरंभ हो गया था। तो मैनचेस्टर का उत्पादन आरंभ होने से भारतीय कपड़े का निर्यात की जगह अब आयात होने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ बुनकर खत्म हो गए थे। भाई बुनकरों को इन्होंने इस तरह की शोषणकारी नीतियों से ग्रसित कर दिया था कि वो अपनी बुनकरी छोड़कर मजदूरी करने के लिए विवश हो गए थे। तो ऐसे में भारतीय जो उत्पादन है वो ठप्प पड़ गया था। तो ठप्प पड़ते ही इन्हें मार्केट मिल गया और उस मार्केट में ये अपने ब्रिटेन का बना कपड़ा बुना पाए। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। चूंकि मैनचेस्टर का जो कपड़ा था वो मशीनों पे बन रहा था और मशीनों पे बनने की वजह से जो उत्पादन लागत थी वो कम थी और कपड़ा सस्ता था। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने ज़्यादा सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हाथ से कपड़ा तैयार हो रहा था वो भारतीय कपड़ा महंगा था और ब्रिटेन से आयात किया हुआ जो मशीनों का कपड़ा था वो सस्ता था। तो इसी वजह से लोग जो भारतीय लोग थे वो ब्रिटेन के बने हुए कपड़े को तरजीह दे रहे थे, ब्रिटेन के बने हुए कपड़े को खरीद रहे थे। 1860 के दशक में जब अमेरिकी गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है तो अमेरिका से कच्चे कपास की आमद बंद हो गई है, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा है। देखिए पहले क्या था, पहले ब्रिटेन का जो भी कपास उद्योग था, जो भी कपड़ा उद्योग था, वो अमेरिका से आयात किए हुए कपास पर फल फूल रहा था। क्योंकि अमेरिका में 1860 के दशक में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में अमेरिका से कच्चे कपास की सप्लाई बंद हो गई है। तो इन लोगों ने क्या किया है, अब ये भारत से कच्चा माल मंगाने लगे हैं। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत जो है आसमान छूने लगी है और भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए हैं। लाले क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि सारा का सारा जो कपास है अब ब्रिटेन को निर्यात होने लगा है। भारतीय बुनकरों के लिए कपास बच ही नहीं रहा है, तो भारतीय बुनकरों के लिए एकदम लाले पड़ गए हैं। भाई भारतीय बुनकर कपड़ा कैसे बनाएंगे? कपास की कीमतें इतनी ज़्यादा है कि भारतीय बुनकर उसको खरीद ही नहीं पा रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार जो है मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। 19वीं सदी के आखिर में जो है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब भारतीय बाजार में भी उत्पादन आरंभ होने लगा, भारतीय कारखाने स्थापित होने लगे हैं और बाजार में पहले जो बुनकरों की बनाए हुए कपड़े थे उसके स्थान पर अब मशीनों से बनी हुई चीज़ें ये आने लगी हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फैक्ट्रियों का आना, यानी भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई है वो यहाँ पर कहानी बताई गई है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्यात व्यापार से हमारे बहुत सारे जो व्यवसायी हैं उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया था और वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो गए थे। तो बाद में उन व्यापारियों ने ब्रिटेन से आयात माल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत में भी फैक्ट्रियों की स्थापना की है ताकि भारत में उत्पादन को बढ़ाया जा सके। बम्बई में पहली सफल कपड़ा मिल जो 1854 में लगी थी। देश की पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में लगी है और दूसरी जो है यहाँ पर 7 साल बाद 1862 में चालू हुई है। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में 1864 में कानपुर में खुली थी। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई थी। प्रारंभिक उद्यमी कौन थे?
जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रारंभिक उद्यमी वो लोग थे जिन्होंने निर्यात बाजार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था, उन्हीं लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। तो बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीन के साथ व्यापार कैसे चल रहा था। भारत में अफीम का उत्पादन अंग्रेज करा रहे थे और उस अफीम को अंग्रेज चाइना में निर्यात कर देते थे, बदले में वो वहाँ से चाय आयात करते थे। तो इस निर्यात व्यापार में बहुत सारे व्यापारी शामिल थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे और इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से यहाँ पे पहुँच गए थे। इनमें से कुछ भारतीय व्यवसायी भी शामिल थे, जिनमें बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, बम्बई में दिनसा पेटिट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा और 1918 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, 1918 में देश में पहली जूट मिल स्थापित तो की गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी थी। कुछ साल बाद ये बंद हो गई थी और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया। यानी जो चीन के साथ अंग्रेजों का जो अफीम व्यापार था, तो अफीम व्यापार में एक मीडिएटर की हैसियत से इन व्यापारियों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। यहाँ पर कुछ लोगों का अपना अपना विश्वास भी था। देखिए, द्वारकानाथ टैगोर का ये विश्वास था कि भारत जो है पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। तो इस वजह से ये लोग इस व्यापार में अच्छे से शामिल थे। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका से भी संबंध थे। भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसने पर भारतीय व्यवसायियों को अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया, क्योंकि मैनचेस्टर में उद्योग फलने फूलने लगे थे। मैनचेस्टर के उद्योगपतियों के दबाव में वहाँ पर सरकार ने भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया। तो ऐसे में भारतीय कपड़ा अब यूरोप में नहीं बेच पा रहे थे। अब ये लोग क्या कर रहे थे, अब ये मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज यानी कच्ची कपास, अफीम, गेहूँ और नील इनका ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले क्या था, पहले ये लोग तैयार माल यूरोप तक पहुंचाते थे। अब चूंकि वहाँ पे ब्रिटेन में भी उद्योगों की स्थापना हो गई है, तो तैयार माल तो बेच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की सरकार ने भारी भरकम आयात शुल्क लगा रखा है। तो इन लोगों ने क्या किया, कच्चे माल का व्यापार आरंभ कर दिया, क्योंकि कच्चे माल की यूरोप में ज़रूरत थी। तो कच्चे माल में ये लोग कपास, अफीम, गेहूँ, नील इन सब के निर्यात व्यापार में ये लोग शामिल थे और इन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां, जिनमें कि बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी जैसी बड़ी कंपनियां ये भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थीं। देखिए, इन कंपनियों के मामले में चूंकि व्यापार का नियंत्रण तो ये कंपनियां कर रही थीं, हालांकि इनको भारतीय वित्त पोषक यानी भारतीय जो फाइनेंसर थे, जो कि यही व्यापारी हैं जिनके नाम आपने पढ़े हैं, ये पूंजी उपलब्ध कराते थे। जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित जो फैसले थे वो यूरोपीय एजेंसियां, ये जो एजेंसियां हैं, ये फैसले लेती थीं। यूरोपीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक प्रसंग थे, जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, बहुत सारे व्यापारी जो कि इस निर्यात बाजार से अच्छा खासा मुनाफा कमाए थे, उन्होंने बाद के समय में अपने अपने कारखाने स्थापित किए हैं। तो इसी दिशा में जो टाटा ग्रुप के प्रमुख हैं JN टाटा, इन्होंने 1907 में जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। हालांकि उस समय तक, आज़ादी से पहले तक, हमारे देश में बहुत बड़े संयंत्र स्थापित नहीं हुए थे। हम लोग अधिकांश जो मशीनरी है, रेलवे वगैरह के जो पार्ट्स हैं, वो ब्रिटेन से ही आयात कर रहे थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज़्यादातर आयात ही किया जा रहा था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग को कोई खास बढ़ावा नहीं मिला है। हमारे यहाँ पर जो हैवी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा आज़ादी के बाद मिला है। अब यहाँ पे बात की गई है कि मजदूर कहाँ से आए। ये भारत में जो उद्योग स्थापित हो रहे थे, उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, उनमें काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आए। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1946 तक ये आंकड़ा बढ़कर 24,36,000 हो चुका था। ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर जो थे आसपास के जिलों से आते थे, लेकिन बाद में जो है दूर दराज के इलाकों जैसे कि संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में अब आपका यूपी है, संयुक्त प्रांत के लोग ये बम्बई के कपड़ा मिलों में कपड़ा काम करने जाने लगे थे और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंचने लगे थे। यानी बाद के समय में क्या है कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनसे भी मजदूर आने लगे थे। क्योंकि उस समय आप लोग जानते हैं खेती बाड़ी हो नहीं रही थी, बुनकरी ठप हो चुकी थी, इनके पास कोई रोजगार था नहीं, तो लोग अपने घरों से पलायन करके जो बड़ी बड़ी उद्योग धंधे वाली जो जगह हैं वहाँ पर जाने लगे थे। उद्योगपति इन मजदूरों को डायरेक्ट अपने कंपनी में नहीं रखते थे, इसके लिए भी प्रक्रिया थी।
प्रक्रिया ये थी कि अगर किसी मजदूर की जैक या जुगाड़ वगैरह है, या किसी मजदूर के कोई गांव वगैरह का व्यक्ति उस कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको आसानी से जॉब मिल जाती थी। और अगर ऐसा नहीं था तो उसे कई कई महीनों तक या कई दिनों तक वेट करना पड़ता था। तो उद्योगपति क्या करते थे, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉबर जो कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। बाद के समय में जॉबर भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जॉबर भी जॉबर का मतलब एक तरह का ठेकेदार, जिसे हम आज की भाषा में ठेकेदार कहते हैं, उस समय ये जॉबर बोलते थे। तो ठेकेदार क्या करते थे, मजदूरों को काम पर लगाते थे, उनसे काम करवाते थे। अब चूंकि ठेकेदारों का यहाँ पे बोलबाला था, तो ठेकेदार मनमानी भी करते थे। कई बार क्या होता था, मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देते थे, और कई ठेकेदार इतने ज़्यादा अच्छे भी थे कि मजदूरों की मदद भी करते थे। तो इन्हें जो अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री के नाम से जाना जाता था। अब है औद्योगिक विकास का अनूठापन। देखिए, उस समय यूरोपीय जो प्रबंधकीय एजेंसियां थीं, इनको सभी उत्पादों में इंटरेस्ट नहीं था, केवल कुछ खास किस्म के उत्पादों में ही ये इंटरेस्ट अपना ले रहे थे। इन्होंने जो है औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन ले ली और वहाँ पर चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए, और खनन, नील और जूट व्यवसाय में इन्होंने पैसे का इन्वेस्ट किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री नहीं होती थी, बल्कि वो निर्यात के लिए उपजाए जा रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे हैं, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की जो बनी चीज़ें हैं, इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं की है। क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टिंग में जो भी मिल वगैरह लगाई गई थी, वहाँ पे कपड़े का उत्पादन नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पर धागे का उत्पादन हो रहा था। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती मिलों में सूती कपड़े की बजाय केवल मोटे सूती धागे ही बनाए जा रहे थे। यानी हमारे यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मिल लगाई गई हैं, वहाँ पर सूती कपड़ा नहीं बन रहा था, बल्कि केवल और केवल तंतु का उत्पादन हो रहा था, केवल धागे का उत्पादन हो रहा था। और भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे, या फिर उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। देखिए, जब 20वीं सदी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है, तो उस समय राष्ट्रवादियों ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार का आह्वान किया है। तो ऐसे में भारतीयों ने जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई है। चूँकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी कपड़ों पर बल दिया गया था, तो ये वही समय था जिस समय भारत के उद्योगपतियों ने धागे के बजाय कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया था। सन 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। 1910 के दशक में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया है 1914 से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से अब जो ब्रिटेन के कारखाने थे, वो केवल और केवल युद्ध की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। यानी अब वहाँ पर ब्रिटेन के कारखाने ऐसा नहीं है कि निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे हो, अब वो केवल युद्ध की ज़रूरत पूरा करने में लगे हुए थे। इस वजह से भारत में जो मैनचेस्टर का माल था, ये आना कम हो गया था, इसका आयात होना कम हो गया था। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। यानी जो भारतीय व्यापारी हैं या भारत के जो उत्पादक हैं, उनको एक विदेशी व्यापार मिल गया, क्योंकि ब्रिटेन में उत्पादन ठप्प पड़ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो ऐसे में जो भारतीय उत्पादक थे, अब ये ब्रिटेन को अपना कपड़ा निर्यात या अन्य सामान निर्यात करने लगे थे। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए बहुत सारे सामान बनाए जाने लगे हैं। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन जो है तेजी से बढ़ा है, और युद्ध के बाद भारतीय बाजार में जो मैनचेस्टर है, इसको पहले वाली हैसियत कभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैनचेस्टर के जो उद्योग युद्ध से पिछड़ गए थे। पिछड़ने से ये हुआ कि अब भारतीय बाजार में जो भारतीय उत्पादक हैं, उनका दबदबा हो गया था। तो यही कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो मैनचेस्टर के उद्योग हैं, ये भारतीय बाजार में अपने उत्पादों को नहीं खपा पाए हैं। लघु उद्योगों की बहुतायत। देखिए, युद्ध के बाद क्या होता है, फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा जो है बहुत छोटा था। यानी अब भी बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योग संचालित हो रहे थे। उनमें से ज़्यादातर जो है 1911 में 67% बंगाल और बंबई में स्थित थे। यानी जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी, उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का 67% जो है बंबई और बंगाल में ही था, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रमिक शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम कर रहा था। देखिए, उस समय ऐसा नहीं है कि औद्योगिक जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं उनमें बड़े पैमाने पर मजदूर काम कर रहे हो, नहीं। उनमें भी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जितने मजदूर थे, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही औद्योगिक श्रम शक्ति में काम कर रहा था। यह संख्या 1911 में 5% थी। यानी 1911 में हमारे यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगाई गई थी, उनमें केवल 5% मजदूर काम कर रहे थे, और 1931 में ये 10% थी। ज़्यादातर जो मजदूर थे वो गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी जो वर्कशॉप हैं या घरेलू इकाइयाँ हैं, उनमें ही काम करते थे। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया था, लेकिन 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 20वीं सदी में जब राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी का आह्वान किया है, तो ऐसे में फिर से बुनकरों के ये जो हथकरघे थे,
उनको फिर से बढ़ावा मिला है। 1900 से लेकर 1940 के बीच उत्पादन जो है 3 गुना हो चुका था। इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। फ्लाई शटल वाले कार्गों के इस्तेमाल से कामगारों की उत्पादन क्षमता थी ये बढ़ी थी और उत्पादन तेज हुआ था और श्रम की मांग में कमी आई थी। 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। तो त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाली आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे जो थे 70 से 80% तक थे। देखिए फ्लाई शटल क्या है? फ्लाई शटल उस समय का एक आविष्कार था और ये रस्सियों पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है क्षैतिज धागे, क्षैतिज मतलब इस तरह के जो क्षैतिज धागे हैं इनको लंबत धागों में इस तरह से पुरो देता है। कभी भी आप अपनी शर्ट वगैरह या किसी कपड़े को बारीकी से देखें तो आप ये पाते हैं कि उसमें इसी तरह से लंबवत और क्षैतिज धागे आपस में पिरोए हुए होते हैं, तब वो कपड़ा बनता है। तो यहाँ पर ये फ्लाई शटल मशीन थी, वो यही करती थी, वो जल्दी जल्दी ये कपड़े को तैयार करती थी। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। अब देखिए यहाँ पर कपड़े के जो लेनदार थे या कपड़े की जो क्रय करने वाले लोग थे वो भी अलग अलग थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से जो गरीब लोग हैं वही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। क्योंकि उस समय कभी कभी भुखमरी भी फैल जाती थी, कभी अकाल भी पड़ जाता था, तो गरीबों की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाती थी। तो इस वजह से कई बार क्या था, जो मोटे कपड़े का जो बाजार है वो कम या ज़्यादा रहता था। कई बार उसकी बिक्री ज़्यादा रहती थी, कई बार उसकी बिक्री ना के बराबर रहती थी। वहीं जो बेहतर किस्म का कपड़ा है इसकी मांग खाते पीते तबके में थी, यानी कि अमीर वर्ग के तबके में थी और उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे क्योंकि अमीर वर्ग की जो सैलरी थी वो नियत थी। क्योंकि अमीर वर्ग अधिकांश वेतनभोगी वर्ग था, तो वेतनभोगी वर्ग होने की वजह से उसकी सैलरी में कोई कमी नहीं आती थी, चाहे अकाल पड़े कुछ भी हो, तो वो अपना जो भी महीन किस्म का कपड़ा है उसी हिसाब से खरीदते रहते थे। मिल जो है विशेष प्रकार की बुनाई की निकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले पाना मिलों के लिए आसान नहीं था। जैसा कि आपको हमने बताया है कि मिलों में केवल साधारण तरीका का कपड़ा संभव था और जो बुनकर वगैरह थे ये डिजाइनदार कपड़े या बारीक काम वाले कपड़े बना पाते थे। तो मिलों का जो कपड़ा था उन्होंने एकदम से बुनकरों का काम खत्म नहीं कर दिया, बुनकरी फिर भी जिंदा रही। इसका रीजन ये था, कुछ विशिष्ट डिजाइन थी जो कि मशीनों पर बनाई जाना संभव नहीं थी, उनको बुनकर अपने हाथ से तैयार कर रहे थे। अब है वस्तुओं के लिए बाजार। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी उत्पाद हो उसे आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक लोगों को उसके बारे में पता ना हो। और लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को पता करवाने का तरीका है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई। मैनचेस्टर के उद्योगपति कपड़ों के बंडलों पर अपने लेबल लगाते थे जो कि चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी थी। जैसे होता है ना कि कोई लेबल लगा होता है तो आप मेड इन फ्रांस, मेड इन इंडिया, जैसे भारत में आज भी आपने देखते होंगे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे महानुभाव हैं जो कि मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया बनी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। अगर उनके सामने कोई कपड़ा उस पर लिख दिया जाए कि मेड इन इंग्लैंड है, मेड इन रसिया है, उसे हाल खरीद लेंगे, औने पौने दाम में खरीद लेंगे। उस समय भी स्थिति यही थी। जिन कपड़ों पे विदेशों का लेबल लगा होता था तो उनकी गुणवत्ता, उनकी कीमत ज़्यादा रहती थी और ऐसा माना जाता था कि ये लोग कपड़े जो है अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर जो लेबलिंग वगैरह थी उसने भी उनको फैलाने में या उनके नए उपभोक्ता तैयार करने में मदद की है। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे बल्कि उन पर तस्वीरें भी बनी होती थीं। देखिए उस समय क्या था, जैसे आज के समय में तो तरह तरह के कार्टून वगैरह, तरह तरह की इमेज, एआई जनरेट इमेज जो है इस्तेमाल होती हैं, एनिमेटेड इमेज इस्तेमाल होती हैं। उस समय क्या था, उस समय चूंकि धार्मिक समाज था तो उस समय भारतीय जो भी विज्ञापन थे उन पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई जाती थीं। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ें भी भारतीयों की जानी पहचानी सी लगती थी, यानी कि उन पर वो विज्ञापन इस्तेमाल करते थे, वो देवी देवताओं के इस्तेमाल करते थे। तो कई बार एक भ्रामक स्थिति तैयार हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर पहचान पाना बड़ा मुश्किल था कि ये उत्पाद ब्रिटेन में बना है या भारत में, क्योंकि वहाँ पर विज्ञापन पर भारतीय देवी देवता की तस्वीर लगी हुई थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। कैलेंडर छपवाने का फायदा क्या था, जैसे अगर मान लीजिए उन्होंने कोई विज्ञापन निकाला, विज्ञापन अखबार या मैगजीन में निकाला, तो उसको विज्ञापन को केवल और केवल पढ़े हुए लिखे लोग ही पढ़ पाएंगे, आम जनता नहीं पढ़ पाएगी। जबकि कैलेंडर का फायदा ये है कि कैलेंडर जो कहीं भी टांगा जा सकता है, चाय की टपरी पर, घरों में या अन्य दुकानों पर। तो कैलेंडर को सब लोग देखेंगे, कैलेंडर को सब लोग देखेंगे तो वहाँ पर जो बड़े बड़े शब्दों में इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं या उस उत्पाद की जो ब्रांडिंग इस तरह से की गई है उसको आसानी से लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे।
देवी देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरों भी ये विज्ञापनों, कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। और इनका इस्तेमाल करने का रीज़न यही था कि एक मान्यता प्रदान करना कि भाई ये लोग भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस तरह की मान्यता प्रदान करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।